नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में दुर्खिम के श्रम विभाजन का जो दूसरा और तीसरा खंड है, श्रम विभाजन के परिणाम और श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप की चर्चा करेंगे। ये हमारा श्रम विभाजन के संदर्भ में लास्ट लेक्चर है। पहले हम बात करते हैं श्रम विभाजन के परिणाम। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के विभिन्न परिणामों का उल्लेख किया है। नंबर 1, प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण, फंक्शनल इंडिपेंडेंस एंड स्पेशलाइजेशन। श्रम विभाजन का एक परिणाम यह होता है कि कार्यों के विभाजन के साथ साथ कार्य करने की स्वतंत्रता और गतिशीलता में वृद्धि होती है। इससे कार्यों के परिवर्तन के अवसर भी बढ़ जाते हैं। श्रम विभाजन और गतिशीलता में वृद्धि होती है। श्रम विभाजन में व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विशिष्ट कार्य में लगा देता है और इन क्षमताओं का उपयोग होने से वे दिनों दिन परिष्कृत होती जाती है। श्रम विभाजन का एक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के कार्य और उसके शारीरिक लक्षणों से स्वतंत्र हो जाते हैं। फलस्वरूप कार्य की परिवर्तनशीलता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रकार्य का संरचना से स्वतंत्र होना, उसका गतिशील होना और विशिष्ट होना प्रगति की निशानी है। प्रकार्यात्मक जटिलता से ही प्रगति का रहस्य है। दूसरी और महत्वपूर्ण परिणाम है सभ्यता का विकास। दुर्खिम ने सभ्यता को श्रम विभाजन का परिणाम माना है। जैसे जैसे श्रम विभाजन का विकास होता है वैसे वैसे सभ्यता का विकास होता है। जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि से श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, जो सभ्यता को भी विकसित करती है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का लक्ष्य और कार्य सभ्यता का विकास नहीं, वरन यह तो उसका आवश्यक परिणाम है। तीसरा, सामाजिक प्रगति। परिवर्तन से ही प्रगति होती है और श्रम विभाजन भी परिवर्तनों को जन्म देता है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और जो सदैव होता रहता है। परिवर्तन के रुकने पर प्रगति भी रुक जाती है और परिवर्तन के रुकने का तात्पर्य है समाज में स्थिरता आ जाना, उसका जीवन और अस्तित्व खतरे में पड़ जाना। दुर्खिम परिवर्तन की प्रकृति और मनोवैज्ञानिक व्याख्या के स्थान पर सामाजिक व्याख्या करते हैं। उनका मत है कि समाज ही प्रगति और परिवर्तन का कारण है। समाज गतिशील है। यदि समाज रुक जाता है तो प्रगति भी रुक जाती है। परिवर्तन एवं प्रगति का मुख्य कारण भी श्रम विभाजन है। चौथा, सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। दुर्खिम व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए भी श्रम विभाजन को उत्तरदायी मानते हैं। समाज में परिवर्तन के लिए जनसंख्या के आकार, वितरण और घनत्व में होने वाला परिवर्तन उत्तरदायी है। इसी के कारण ही समाज में श्रम विभाजन पैदा होता है। सामाजिक परिवर्तन के कारण ही समस्त व्यक्तिगत परिवर्तन भी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज का ही अंग है। अगला है नवीन समूहों की उत्पत्ति और आत्मनिर्भरता। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार के कार्यों में लगे व्यक्तियों में विशेष प्रकार के हितों का विकास हो जाता है, जिनकी रक्षा के लिए विशेष वर्गों तथा समूहों का निर्माण होता है। यह समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग और उनमें अंतर्निर्भरता पाई जाती है। जितना अधिक श्रम विभाजन होगा उतनी ही अधिक पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी। इस प्रकार श्रम विभाजन नवीन समूहों, उनकी अंतर्निर्भरता और सहयोग को जन्म देता है। नेक्स्ट, व्यक्तिवादी विचारधारा। श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ साथ सामूहिक चेतना शिथिल हो जाती है और व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि हो जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वार्थ बढ़ते हैं, जो व्यक्तिवादी विचारधारा को जन्म देते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादी भावना का विकास हो जाता है। प्रदत्त के स्थान पर अर्जित पदों का महत्व बढ़ जाता है।
नेक्स्ट, प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव। श्रम विभाजन कानूनी व्यवस्था को भी बदल देते हैं। यांत्रिक एकता वाले समाजों में जहां सभी प्रकार की समानताएं पाई जाती है, दमनकारी कानून पाए जाते हैं, किंतु श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण समाज में पारस्परिक संबंधों का विस्तार और जटिलता में वृद्धि होती है। लोगों में संविदात्मक संबंध पनपते हैं। व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए प्रतिकारी कानून बनाए जाते हैं। श्रम विभाजन जहाँ तक एक तरफ व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करता है, वहीं दूसरी ओर सामूहिक हितों से संबंधित नैतिकताओं को भी विकसित करता है, जो व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखती है। और अंतिम है सावयवी सामाजिक एकता। श्रम विभाजन के अभाव में समाज में जो एकता थी वह यांत्रिक प्रकार की थी। श्रम विभाजन के कारण समाज में सावयवी एकता स्थापित होती है, जिसमें विभिन्न अंगों में परस्पर प्रकार्यात्मक निर्भरता एवं सहयोग पाया जाता है। इस प्रकार की एकता का हम पूर्व में विचार कर चुके हैं। अब तुर्खिम का तीसरा खंड है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप, एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। समाज में श्रम विभाजन ग्रंथ के तीसरे खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। श्रम विभाजन के जहाँ कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं, वहीं कुछ व्याधिकीय परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। श्रम विभाजन का एक प्रकार्यात्मक समाज में सावयवी एकता उत्पन्न करना है। श्रम विभाजन के जो असामान्य श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में एकता स्थापित नहीं करते, दुर्खिम उन्हें श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहते हैं। असामान्य स्वरूपों के अध्ययन से ही हम सामान्य स्वरूपों को स्पष्ट समझ सकते हैं तथा सामाजिक एकता के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं यह जान सकते हैं। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के 3 असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। नंबर 1, आदर्शहीन श्रम विभाजन। नंबर 2, बलात् श्रम विभाजन। और तीसरा, व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। नंबर 1, आदर्शहीन श्रम विभाजन, एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन की प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक कार्यों में पारस्परिक तालमेल नहीं रहता। वे परस्पर सहयोग करने के स्थान पर एक दूसरे के विकास में बाधक बन जाते हैं। श्रम विभाजन का सामान्य अर्थ तो यह है कि विभिन्न इकाइयों के मध्य सहयोग और संबद्धता हो। अतः जब श्रम विभाजन विभिन्न कार्यों के बीच असामंजस्य पैदा कर दे तो उसे आदर्शहीन श्रम विभाजन कहेंगे। इस प्रकार का श्रम विभाजन आर्थिक और वैज्ञानिक दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। दूसरा सामान्य स्वरूप है बलात् श्रम विभाजन। दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन से एकता तभी स्थापित होगी जब लोगों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य मिले। वे वर्ग एवं जाति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इनका निर्माण श्रम विभाजन के संगठित रूप को प्रकट करता है, किंतु कई बार ये एकता के बजाय महत्वाकांक्षी पीड़ा और दुख को जन्म देते हैं, विशेष रूप से तब जब ये लोगों को उनकी रुचि के अनुरूप कार्य नहीं देते और जबरन उन्हें अपने पूर्व निश्चित कार्यों से बंधा रहना पड़ता है या उनसे शक्ति के द्वारा काम करवाया जाता है। ऐसा श्रम विभाजन समाज में पूर्ण एकता स्थापित नहीं करता। बाह्य रूप से थोपा गया श्रम विभाजन बलात् श्रम विभाजन है। और तीसरा और अंतिम असामान्य स्वरूप है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। श्रम विभाजन का तीसरा असामान्य स्वरूप व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता के रूप में देखा जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं होता अथवा उनके कार्यों में कोई समन्वय नहीं होता। तब अव्यवस्था
और असंबद्धता फैलती है और श्रम विभाजन एकता पैदा नहीं कर पाता। ये श्रम विभाजन के 3 असामान्य स्वरूप हैं जो कि समाज और एकता में कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन इन समस्त कमियों के बावजूद, आलोचनाओं के बावजूद, दुर्खिम ने अपने इस ग्रंथ में अनेक समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को जन्म दिया। समाजशास्त्रीय साहित्य में उनका श्रम विभाजन का सिद्धांत एक अमूल्य निधि है। जॉर्ज सिम्पसन के शब्दों में, उस व्यक्ति की प्रथम महान कृति जिसने लगभग चौथाई शताब्दी तक फ्रांसीसी विचारधारा पर नियंत्रण किया और जिसका प्रभाव अब भी घटने की अपेक्षा बढ़ रहा है, ऐतिहासिक तथा प्रसंग की दृष्टि से यह आज भी ऐसी पुस्तक है जो उन सभी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए जो सामाजिक विचारधारा के ज्ञान और सामाजिक समस्याओं में रुचि रखते हैं। मित्रों, इसी के साथ हमारा श्रम विभाजन का सिद्धांत समाप्त हुआ। हमने दुर्खिम के 2 महत्वपूर्ण विचार, पहला सामाजिक तथ्य और दूसरा श्रम विभाजन पे गहनता से, सूक्ष्मता से चर्चा की। अब मैं मेरे अगले वीडियो में आपसे दुर्खिम का अंतिम महत्वपूर्ण विचार जो हमारे सिलेबस में है, आत्महत्या, सुसाइड पे चर्चा करूँगा। पुनः आपसे यही सलाह, यही मशवरा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, सुनें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपकी जो समस्या है, जिज्ञासा है, उस पर चर्चा करें, घर पे नोट्स बनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। ये कोरोना काल है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सकारात्मक रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, स्वास्थ्य और मानसिकता पे विशेष फोकस करना है। ये तभी ही होगा जब हमारी दिनचर्या एक फिक्स हो, हम स्वाध्याय भी करें, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, निंद्रा वगैरह जो भी लेनी है आपको वो भी प्रॉपर हो, और साथ साथ जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है, तो उन पे हमें ध्यान देना है। और ये कार्य आप युवा बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और जो एक संकट काल का ये समय है, ये आपकी इच्छा शक्ति, ये आपकी ऊर्जा से बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप इसमें किस तरीके से अवदान देते हैं, योगदान देते हैं, किस तरीके से इस संकट काल को आप देखते हैं। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आपकी क्षमताओं पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा है, समझा है, परखा है, और मुझे आपकी अंदर की प्रतिभाओं पे भी विश्वास है। आप इस संकट काल में भी अपनी पूर्ण ऊर्जा से, अपनी पूर्ण सकारात्मकता से, अपने पूर्ण विश्वास से एक नवीन वातावरण का निर्माण करेंगे, जहाँ सब तरफ एक खुशहाली होगी, आनंद होगा, मंगल होगा। पुनः आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, स्वाध्याय में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।